बारे में। तो सूर्य जी, कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कालसर्प दोष है? इसकी क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में बताएं। ज्योतिष हमारे शास्त्र में हमारे पूर्वज ऋषियों ने दिया विज्ञान है। सबसे पहले जिसको आप कुंडली दिखाए वो ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता हो, जिसको इस विद्या का ज्ञान हो, वो इसमें कुंडली में देख सकता है कि आपको कितने डिग्री कितने % कालसर्प है या नहीं है। अगर 75% से ऊपर कालसर्प उसको है, राहु केतु के अंदर ग्रह आते हैं और 1-2 ग्रह बाहर है, वो वक्री है या उसकी डिग्री कम है, तो उतनी ही डिग्री उतने % वो कम होगा। उसके बाद उसका, अब जैसे हमारा लगन से 7वां घर है, तो वो एक प्रकार का कालसर्प है। लगन अपना, समय पत्नी का घर। इसके बाद द्वितीय आपका कुटुंब स्थान से द्वितीय भाव से 8वें घर को, वो अलग कालसर्प बनेगा। इसी तृतीय भाव से बहन भाई के घर से भाग्य स्थान को, इसी प्रकार चतुर्थ से दशम में वो माता पिता के घर को, फिर पंचम से एकादश भाव में वो आपका संतान घर से लाभ स्थान को, इसी प्रकार षष्ठम भाव जो गुप्त रोग शत्रु का माना जाता है वहां से वह भाव को, इस प्रकार से अलग अलग घरों में ये अलग अलग कालसर्प अपना प्रभाव देता है। तो जैसे कहा जाता है कि केंद्र में अगर चंद्रमा हो तो उससे ये प्रभाव कम हो जाता है, ये आंशिक प्रभाव होता है, तो क्या ये सही है? मैं अपने ज्योतिष सूत्र अनुसार आपको बताऊं, मैं इस बात को सही बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई बल नहीं है। उसको बल मिलता है सूर्य से। अगर बल मिले तो पूर्णमासी का, अगर उसको बल नहीं मिलता तो वो स्थिति अवस्था की होती। सूर्य से बल ना मिलने के बाद चंद्रमा का अपना अस्तित्व ही नहीं रहता। तो वो जब कालसर्प के अंतर्गत सूर्य अंदर रहेगा तो उसको बल नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु केतु जो है यही जब अभी ग्रहण गए हैं, जब आते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि राहु केतु से ग्रस्त होता है सूर्य चंद्रमा। ये इस कारण होता है कि उन दोनों ने ही विष्णु जी को कहा था कि ये राक्षस जो है राहु, ये देवता का रूप धारण करके अमृत 24 को पी रहा है। तो उसी कारण उन दोनों ग्रहों को ग्रहण लगाता है, सूर्य को और चंद्रमा को। अब इसमें स्थिति जो ग्रहों की है उसको, सब योगों को, अच्छे भी योगों को 50% वो दबा देगा। तो इस प्रकार के योग के कारण ये सामान्य आदमी इससे भयभीत ना हो। ये बड़ी बड़ी हस्तियों जो है, हमने शोध किया पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में, तो उनकी कुंडली में जो कालसर्प है वो अपने पंचम भाव से एकादश भाव को है। तो सूर्य से कहते हैं कि जो कालसर्प दोष है वो सभी कुंडलियों में होता है लगभग। ये सत्य नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने जब 10,000 कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ तो मेरे को उसमें 250-300 या 100 कालसर्प की कुंडली मिलती है। अब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा था, उनका संतान भाव से एकादश भाव को बना है कालसर्प। तो आप स्थिति देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, लोकप्रिय हुए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बट्टा में लाके पुष्टि नहीं चलता है। तो जिनके 7वें 8वें 9 पुष्ट तक चलता है, और जिनके 7वीं 8वीं पुष्ट तक चला जाए तो हमने शोध अनुसार देखा जाए तो उनके घर लड़कियां होंगी या बच्चे नहीं होंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिर्फ एक बेटी थी जो इंदिरा गांधी थी, और वो पराया धन, हमारे शास्त्रों में कन्या को पराया धन कहा जाता है। तो उनका वंश वहीं समाप्त हो गया। जो आगे राजीव गांधी जो इसी प्रकार से लता मंगेशकर जी हैं, जिसको कोयल कहा जाता है, लेकिन उनका लगन से पति के घर को है। तो एक स्थिति के लिए वो देखते होंगे उनको पति का सुख नहीं मिला, क्योंकि निदान उनका विधि से नहीं हो पाया, क्योंकि इस पर शोध भी नहीं किया गया ज्यादा। और इसका आपका 7-8 साल से इस पर ज्यादा लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले इसका ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था। तो ये भ्रांति है कि ये सभी कुंडलियों में होता है? हाँ, ये निश्चित तौर पर भ्रांति है कि एक भाई अगर सके भी हैं 2 तो जरूरी एक की कुंडली में हो, दूसरी कुंडली में केवल नहीं होता है। सूर्य, ये जो कालसर्प दोष है ये या तो आंशिक होता है या फिर ये, तो क्या ये आंशिक भी होता है या ये भी भ्रांति है? ये भ्रांति है। हम जैसे पढ़ाई में हमारे को परीक्षा में परसेंटेज के हिसाब से डिग्री मिलती है, 1st, 2nd, 3rd। जो 3rd डिवीजन से नीचे 45% से नीचे हो उसका उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभाव नहीं डालेगा। हर सिक्का जो होगा उसका अच्छा बुरा पक्ष दोनों होगा।
काल सर्प का इस तरह से है कि जितनी मेहनत करता है उसको फल नहीं मिलता, जी। और अच्छा पक्ष के औरों से 3 गुना ज्यादा मेहनती होता है। तो इसका आंशिक प्रभाव नहीं होता, आंशिक प्रभाव नहीं होता इसका। होता होगा तो ये मतलब ये तो पूर्ण रूप से होगा, ये पूर्ण रूप से होगा या 70% होगा, 60% होगा, 80% होगा। जी। तो जैसा कि कहा जाता है कि जो जिनको काल सर्प दोष होता है तो उनकी जो पूजा होती है वो शिव मंदिर में करनी चाहिए, नाग नागिन के जोड़े शिव उसमें पिंडी में लोग बहाते, और पूजा सारी जो विधि होती है वो शिव मंदिर में कहा जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता का ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि जो ये विधि है इस बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया जहाँ पितर दोष है, श्राप दोष, जो हमारे बुजुर्ग गुजर जाने की गति ना, वो दोष पिंडदान अलग होता है। ये कासर पितर श्राप, तो जहाँ देवी देवता होंगे वहाँ पितर नहीं आएंगे, तो शिव के मंदिर में इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अगर नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा शिव मंदिर में करनी चाहिए या अमावस्या में करनी चाहिए, तो क्या यही बार इसके लिए उपयुक्त रहते हैं पूजा के लिए? ये सरासर गलत तरीका है। नाग पंचमी जो है वो नाग देवता की पूजा का दिन है, उसका पितरों से कोई संबंध नहीं है। अब आप हाल ही में देखें, कुछ समय से शिवरात्रि को भी कालसर्प का उपाय किया जाता है। शिवरात्रि जो है वो शिव की जयंती है, उस टाइम शिव को आप ध्या रहे हैं और पितरों को ला रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पितर हमें आए, हमें आशीर्वाद दें, प्रसन्न होकर अपने लोग को चले जाएं। तो आप बार बार पितरों को बुलाएंगे तो वो भी पीड़ित होंगे और आपको पीड़ित करेंगे। तो मंदिर में इसका कहीं भी कोई विधान नहीं शास्त्रों में, मंदिरों में करना बिल्कुल गलत है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने दिया आपको काल सर्प दोष से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। सूर्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है दर्शक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी भी कोई समस्या है या आप भी हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है बदलते सितारे न्यूज 1 81D राजपुर रोड, देहरादून। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 1। नमस्कार।